हेलो डियर, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th ज्योग्राफी का लेसन नंबर 3 है मानव भूगोल का मानव विकास, इसका अध्ययन करेंगे। पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है वृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, ये बार बार प्रश्न पुटअप हुआ है, 2-3 बार आ चुका है कि वृद्धि और विकास में कोई 2 अंतर लिखिए या 1 अंतर लिखिए। तो आपके अंतर इस प्रकार हैं। वृद्धि क्या है भी? वृद्धि मात्रात्मक होती है। वृद्धि क्या होती है भी? मात्रात्मक होती है, इसको मापा जा सकता है। परंतु विकास है वो गुणात्मक होता है, क्वालिटी होता है, क्वांटिटी नहीं होता। ठीक है, एक अंतर तो ये है। दूसरा अंतर है, वृद्धि का मूल्य क्या होता है भी? निरपेक्ष होता है, परंतु विकास का जो मूल्य है वो क्या होता है भी? सापेक्ष होता है। और दिशा क्या होती है भी? वृद्धि की दिशा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं, परंतु विकास की दिशा हमेशा क्या होती है भी? विकास केवल तब होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन हो। नकारात्मक परिवर्तन को विकास नहीं माना जाता। तो ये 3 मुख्य अंतर हैं, आपको नोट करने चाहिए, याद भी करने चाहिए। वृद्धि, ये तथ्य जरूर आपको याद करना चाहिए, वृद्धि विकास के बिना भी हो सकती है। अगर कोई किसी का विकास ना हो तो वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन विकास हमेशा जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाता है। अगला है शहरीकरण का भ्रम। अब कोई क्या होता है भी, अगर शहर की जनसंख्या बढ़ गई तो हम कहते हैं कि शहरीकरण हो गया, नगरीकरण हो गया, परंतु वो क्या है भी? एक भ्रम है। वास्तव में वो शहरीकरण नहीं है, केवल वृद्धि है, विकास नहीं है। स्थिति क्या होती है भी? किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो जाती है तो नगर में वृद्धि हुई है, विकास नहीं हुआ। विकास कब होगा भी? वास्तविकता ये, यदि आवास सुविधाएं, मूलभूत सेवा जैसे पानी, बिजली और जीवन स्तर पहले जैसा रहता है तो वह हम उसको केवल वृद्धि के रूप में आंकेंगे। तो यह वृद्धि है, लेकिन विकास नहीं है। विकास तभी माना जाएगा जब बढ़ी हुई आबादी के साथ जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो, लोगों की शिक्षा के तक, आवास के तक और चिकित्सा सुविधाएं तक पहुंच होनी चाहिए, परिवहन की पहुंच होनी चाहिए। 1990 का वैचारिक बदलाव क्या भी? अर्थशास्त्र से मानव तक। इसमें 1990 से पहले क्या दृष्टिकोण था भी मानव विकास का? दृष्टिकोण था कि देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। ये 1990 से पूर्व की बातें हैं। समस्या क्या थी भी? इस आर्थिक वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। हाँ, देश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होता था, परंतु लोगों के जीवन से उसका कोई मतलब नहीं था। परंतु बाद में क्या हुआ भी? मानव विकास का प्रतिपादक कौन थे भी? प्रवर्तक थे डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन, 2 अर्थशास्त्री थे। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे। इन्होंने, इनका योगदान, डॉक्टर हक का योगदान क्या था भी? उन्हें मानव विकास की अवधारणा का निर्माण किया। ये एक संस्था है UNDP, जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार करती है प्रतिवर्ष, और ये 1990 से लगी हुई है। प्रथम बार 1990 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। मानव विकास की अवधारणा का निर्माण किसने किया भी? डॉक्टर हक ने किया। और विकास का केंद्र बिंदु किसे माना? इन्होंने भी मनुष्य को माना, न कि अर्थव्यवस्था को। ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, परंतु प्रोफेसर अमर्त्य सेन है, उनका योगदान क्या है भी? विकास का मुख्य ध्येय इन्होंने किसको माना है भी? स्वतंत्रता में वृद्धि माना है, क्षमताओं का विस्तार को माना है। आ सकता है डॉक्टर महबूब हक और अमर्त्य सेन के विचारों की तुलना कीजिए, एक अंतर बता दीजिए आप, तो आप ये बताएंगे कि डॉक्टर महबूब उल हक है, उन्होंने विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य को माना है, और परंतु डॉक्टर अमर्त्य सेन ने किसको माना भी? स्वतंत्रता में वृद्धि को माना है। ये 2 एक अंतर आप जरूर बता सकते हैं। अंतिम लक्ष्य क्या भी? केवल लंबी आयु नहीं है, बल्कि सार्थक जीवन जीना होता है। यहाँ पर क्या भी? सार्थक जीवन के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं। क्षमता और स्वास्थ्य व्यक्ति के पास होना चाहिए, जो लोग स्वस्थ हों और अपनी बुद्धि विवेक का विकास कर सके। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना आवश्यक होता है।
सार्थक जीवन किसे माना गया अभी? जिसके पास में कोई उद्देश्य हो। 2 नंबर है सामाजिक सहभागिता, समाज की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने की क्षमता भी होनी चाहिए व्यक्ति में। और स्वतंत्रता, अपने व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति क्या होना चाहिए? भी स्वतंत्र भी होना चाहिए, तब सार्थक जीवन उसको माना जाएगा। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि सार्थक जीवन के आयाम बताइए, तो आप यहाँ पर 3 आयाम बता सकते हो, क्षमता और स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता और स्वतंत्रता। और संरचना का निर्माण, मानव विकास के 4 स्तंभ कौन कौन से अभी इन्हें देख लीजिए। भी पहला है समता, इक्विटी, जो ढांचे को संतुलित और शक्ति प्रदान करते हैं। 2 नंबर है सशक्तिकरण। 3 नंबर है उत्पादकता, जो व्यवस्था को क्या करती है? भी चलायमान रखती है। समता है और जो सशक्तिकरण है, ये क्या करते हैं? भी कोई भी ढांचा होता है सरकार का या समाज का, उसको संतुलन और शक्ति प्रदान करते हैं। परंतु जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, वो व्यवस्था का चलायमान करती है। और आगे है सतत पोषणीयता, जो पूरी संरचना को भविष्य के लिए टिकाए रखती है। 4 स्तंभ है, याद रखना, 4 स्तंभ है, समता, सशक्तिकरण, उत्पादकता, सतत पोषणीयता। आ सकता है प्रश्न ये। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास इन 4 संकल्पनाओं पर आश्रित है। अब इनका विस्तृत विवरण देख लीजिए। भी समता क्या होता है? भी इक्विटी क्या होता है? भी समान पहुंच होती है। परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे पेपर के अंदर कि समता का अर्थ बताइए, तो प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। सिद्धांत क्या है? भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भी ये लिंग, प्रजाति, आयु, जाति के भेदभाव के बिना अवसर मिलना चाहिए। और 3 नंबर चुनौती क्या है? भारत के संदर्भ में क्या चुनौती है समता की? ये हम हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भी विद्यालय में या विद्यालय से विरत होने वाले छात्र, ड्रॉप आउट छात्र, अधिकांश छात्र अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के होते हैं। यह उनके विकल्पों को सीमित करता है। आ सकता है भारत के अंदर हम समता को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं? भी किस कारण से, कौन सा समुदाय ऐसा वंचित है? अब इसका नाम बता सकते हो। अब देखो, विस्तृत पोषणीयता, अवसरों की निरंतरता होनी चाहिए। परिभाषा के प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। ये नहीं कि हमने जितने भी संसाधन पृथ्वी के हैं, हम सारे संसाधनों का उपभोग कर लें और आने वाली पीढ़ी उनसे वंचित रह जाए। सिद्धांत क्या भी? पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ताकि भावी पीढ़ियां वंचित न रहे। ये परिभाषा है इसकी। और ये क्या है? इस सिद्धांत पर कार्य करती है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बार बार पुटअप होता है। उदाहरण देखो, भी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजना भविष्य की पूरी पीढ़ी के अवसरों को नष्ट कर देती है। अगला स्तंभ था उत्पादकता, मानव क्षमता का निर्माण होता है इसमें। परिभाषा है मानव श्रम की उत्पादकता। मानव है, उसको उत्पादकता में योगदान होना चाहिए प्रत्येक मानव का। सिद्धांत क्या है? भी लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उत्पादकता बढ़ाई जानी चाहिए। लोग खाली बैठे, बेकार बैठे, उनको काम देकर उनकी उत्पादकता में योगदान बढ़ाया जा सकता है। देश की वृद्धि में योगदान लिया जा सकता है उनसे। मूल सत्य क्या है? जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होती है। अगर सारे लोग स्वस्थ होंगे, शिक्षित होंगे, तो उनकी कार्य क्षमता भी ज्यादा होगी। अगला स्तंभ है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब विकल्प चुनने की शक्ति होनी चाहिए। आदमी के पास विकल्प होना चाहिए। जैसे आप, कोई बच्चा 12वीं पास करता है तो उसके पास नौकरियों में जाने के विकल्प बढ़ जाते हैं। अगर वो बीए कर लेता है या बीएससी कर लेता है तो उसके पास में और विकल्प बढ़ जाते हैं। परिभाषा है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। जैसे कोई 12th पास करता है, फिर बीए बीएससी करता है, फिर एमए करता है, कोई डिग्री कोर्स करता है, तो उसमें विकल्पों की संख्या बढ़ती जाती है। सिद्धांत क्या भी है? शक्ति बढ़ाती हुई स्वतंत्रता क्षमता से आती है। आवश्यकता इसके लिए सुशासन और लोकोन्मुखी नीतियां अनिवार्य हैं, विशेषकर पिछड़े समूह के लिए। अब देखो, भी विकास की समझ का विकास 4 उपागम है। इनके नाम पूछे जा सकते हैं आपसे। आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम।
अब इसकी ये प्रश्न आ चुका है कि सबसे पुराना उपागम कौन सा है अभी, आप बताएंगे आय उपागम। इसमें आय का स्तर और स्वतंत्रता का स्तर मापा जाता है, मानव को केवल आर्थिक इकाई माना गया। इसके अंदर ये प्रश्न आ सकता है किस उपागम के अंतर्गत मानव को केवल आर्थिक इकाई माना गया है, तो आय उपागम में। कल्याण उपागम में क्या होता है अभी, मानव लाभार्थी है, सरकार शिक्षा स्वास्थ्य पर व्यय करके विकास करती है, मानव की भूमिका निस्साध्य है। और आधारभूत आवश्यकता उपागम है, ये ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा प्रस्तावित है। ये प्रश्न 12वीं क्लास में आ चुका है। और 6 मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं या आधारभूत आवश्यकताएं, ये आपको नोट कर लेनी चाहिए। कौन कौन सी है भी, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल, स्वच्छता, आवास। विकल्पों की स्वतंत्रता की उपेक्षा की गई है। और क्षमता उपागम है, इसको प्रतिपादन करने वाले कौन है भी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। सर्वोच्च स्तर संसाधनों तक पहुंच के लिए मानव क्षमताओं का निर्माण ही विकास की कुंजी है। अब देखो मानव विकास का मापन HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो सरकार द्वारा जारी किया जाता है, UNDP द्वारा। स्वास्थ्य, इनमें कौन कौन से बिंदुओं को शामिल किया जाता है भी, स्वास्थ्य को, शिक्षा को और संसाधन को शामिल किया जाता है, ये आप नोट कर लेना। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, दीर्घ और स्वस्थ जीवन, प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात, ज्ञान तक पहुंच कितनी है लोगों की क्रय शक्ति कितनी है, कितना लोग खर्चा करते हैं पैसे में, अमेरिकी डॉलर में, उनका जीवन स्तर इसमें मापा जाता है। स्कोर इसका 0 से लेकर 1 तक होता है, इनके मध्य ये प्रश्न आ चुका है कि मानव विकास का जो मापन है वो कितने स्कोर के अंतर्गत होता है भी, 0 से 1 के मध्य होता है। प्रत्येक आयाम को 1/3 समान भारिता दी जाती है, मतलब 1/3 हिस्सा इसका होता है, 1/3 इसका हिस्सा है, 1/3 इसका हिस्सा है। यह आ सकता है कि मानव विकास के मापन में किन किन बिंदुओं को शामिल किया जाता है भी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन। और इन प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। स्कोर 1 के जितना निकट होगा विकास का स्तर उतना ही ऊंच होगा। उदाहरण के लिए 0.983 सबसे ऊंच स्कोर है और 0.268 अत्यंत निम्न स्कोर है। ये प्रश्न आप जरूर नोट कर लें, आ सकता है। अब देखो भी छाया सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पुअर्टी इंडेक्स भी जारी किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है अभी, प्राप्तियां, उपलब्धियां शामिल की जाती हैं। सीमाही या वितरण के संबंध में मौन है, नहीं बताता कि मानव विकास समान रूप से बंटा या नहीं है। तो क्या मापता है अभी, कमियां मापता है। मानव गरीबी सूचकांक क्या मापता है अभी, कमियां। कौन कौन सी कमियां भी, ये कमियां मापी जाती हैं इन बिंदुओं के आधार पर, ये आप जरूर नोट कर लें। इसमें 40 वर्ष तक जीवित न रहने की संभावना कितनी है उसकी, प्रौढ़ निरक्षरता कितनी है, और स्वच्छ जल तक पहुंच का अभाव कितना है उसका, और अलग बार वाले बच्चे कितने। इन बिंदुओं को आप जरूर नोट कर लें, ये मानव गरीबी सूचकांक के मुख्य बिंदु हैं। प्राय सूचकांक HDI की अपेक्षा विकास में कमियों को अधिक दिखाता है। ये गरीबी सूचकांक है वो क्या करता है भी, कमियों को ज्यादा फोकस करता है ये। और वैश्विक वास्तविकता, अर्थव्यवस्था का आकार और प्लस में मानव विकास की तुलना देख लीजिए भी। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय तुलना क्या है भी, अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो, मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। ये प्रश्न आपके आ सकता है कि ऐसे 2 छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों के नाम बताइए जिनका मानव विकास सूचकांक भारत से ज्यादा है। तो आप श्रीलंका, त्रिनिदाद और टोबैगो का उदाहरण दे सकते हो। और राष्ट्रीय तुलना में कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। ये प्रश्न भी आप जरूर नोट कर लें कि प्रति व्यक्ति आय है वो इंडिया में पंजाब की सर्वाधिक है, वो गुजरात की सर्वाधिक है, केरल की कम होने के बावजूद क्या है भी, मानव विकास सूचकांक इसका अच्छा है। ये उदाहरण सिद्ध करते हैं कि आर्थिक संपत्ति का समाज में वितरण और सामाजिक निवेश का स्तर कुल GDP से अधिक महत्वपूर्ण है।
और विश्व का वर्गीकरण मानव विकास के 4 स्तर हैं। निम्न स्तर में कौन से आते हैं अभी? जिनका स्कोर, उन देशों का स्कोर जिनका स्कोर 0.549 से नीचे है, इसमें 33 देश शामिल हैं। इसमें 37 मध्यम स्कोर में कौन सा आते हैं अभी? 0.550 से 0.699 के बीच आते हैं, 37 देश शामिल हैं। उच्च में 0.7 से 799 के बीच में आते हैं, 53 देश हैं। अति उच्च में जिनका स्कोर 0.800 से ऊपर है, 66 देश हैं। इनसे आपका कोई प्रश्न बनने की संभावना पूरी है। और ये रिपोर्ट 2020 की है। तो व्यवस्था का प्रभाव, सफलता और विफलता के असली कारण क्या है? भी भ्रांति क्या है? भी निम्न विकास के लिए लोगों की संस्कृति और धर्म को दोष देना पूर्णतः भ्रामक है। अगर वो देश है वो संस्कृति और धर्म को दोष देता है तो वो क्या है? भी भ्रामक है। उच्च एचडीए वाले देशों की नीतियां क्या है? भी शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर है उनका, भारी निवेश करते हैं सामाजिक सेक्टर पर। बहुत अच्छा प्रश्न है कि उच्च एचडीए वाले देश हैं वो सर्वाधिक निवेश किस पर करते हैं? भी सामाजिक सेक्टर पर। इसके अंतर्गत आते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य, सुशासन और राजनीतिक स्थिरता है उनकी, और सामाजिक विविधता को अपनाना और भेदभाव दूर करना। ये अच्छा प्रश्न है। और निम्न एचडीए देशों का यथार्थ क्या है? भी सामाजिक सेक्टर के बजाय रक्षा और सैन्य पर अधिक सरकारी व्यय किया जाता है, सेना पर ज्यादा व्यय करते हैं। राजनीतिक उपद्रव होता है जिन देशों में, गृह युद्ध होते हैं, अस्थिरता उत्पन्न होती है, वहां का मानव विकास सूचकांक निम्न होगा, और वहां पर अकाल पड़ते हैं, बीमारियां, त्वरित आर्थिक विकास का अभाव पाया जाता है। और वैकल्पिक प्रतिमान सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ठीक है। इसमें देखो भूटान विश्व का अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता, ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया। ये प्रश्न आ चुका है एक बार, दोबारा भी आ सकता है कि सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित करने वाला देश का नाम बताओ? भूटान। भूटानियों ने पर्यावरण, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन के नुकसान को ध्यान में रखकर भौतिक प्रगति को मापा है। प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। यह सूचकांक हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिकता और गुणात्मक पक्षों को एक साथ सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर आपको ये समझ में आया पाठ तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।